नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में एक तो पक्ष है और एक विपक्ष है और एक और शब्द कल सुना, समकक्ष हैं। भारतीय चुनाव आयोग, जिसको आजकल भारतीय चुनाव आयोग कहा जाने लगा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उम्मीद करता हूं कि हर संजीदा भारतीय ने देखी होगी, अपने अपने तरीके से देखी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बात ये निचोड़ निकल के आया है कि जो भारतीय चुनाव आयोग की, भारतीय चुनाव आयोग तक की जो यात्रा है, उसकी छवि को बचाने की ज्ञानेश कुमार जी ने कोशिश की है। अब वो कितना सफल हो पाए हैं ये तो आप बखूबी बता सकते हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है इस देश में कि विपक्ष के सवालों का जवाब भारतीय चुनाव आयोग कभी नहीं देगा और वो ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि उनसे गलती हो गई है और उसको वो ठीक करेंगे। जिन जिन मुल्कों में ऐसा हुआ है उनके हालात आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि विपक्ष मिलकर सब भारतीय चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास में इससे कलंकित और शर्मनाक बात नहीं होगी, लेकिन अब विपक्ष के पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा भी नहीं है। गलत कामों को आप कैसे भी डिफेंड कर सकते हैं। मतदान करती महिलाओं की निजता की बात हो सकती है कि भारतीय मतदाता की सीसीटीवी फुटेज कैसे दे देंगे ज्ञानेश कुमार जी। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन सवालों के जो जवाब हैं वो वक्त ही देगा। आपके, मेरे या विपक्ष के पास नहीं है, या तो ज्ञानेश जी के पास हैं या फिर सरकार के पास हैं। आप ज़रूर बताना कि आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या सीखने को मिला। डॉक्टर साहब जी, मतदान के अंदर की सीसीटीवी फुटेज निजी फुटेज कैसे हो गई और उनमें ऐसा क्या है जिसको अगर बाहर आ जाए वो तो किसी की निजता का उल्लंघन हो सकता है, जबकि भारतीय चुनाव आयोग तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि लोग खुल के वोट करें और इस बारे में लोगों से अपील करें। आपने कहा कि चुनाव आयोग हो गया, बहुत इज्जत दे दिया आपने। चुनाव आयोग में उतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी इस देश के लोग उनकी करना चाह रहे हैं, और वो कर रहे हैं लंबे समय से। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केंचुआ। हाँ, केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? केंचुआ रेंगता है, वो कोशिश करके भी खड़ा नहीं हो सकता, तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, स्पाइनलेस होता है। तो आजकल क्या सही है क्या गलत है, किसको शर्म आनी चाहिए किसको नहीं आनी चाहिए, जो कलयुग की पराकाष्ठा है उसका दौर है। जिसे शर्म आनी चाहिए उसको तो आती नहीं। दूसरे लोग परेशान होते हैं, जिसको शर्म आनी चाहिए। वो एक ओबीडिएंट पीपल है, आज्ञाकारी शिष्य है। चुनाव आयोग भारत का, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, और उसको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ देता है। अब पहले तो आप ये देखिए कि उसका समय क्या है। वो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग जब राहुल गांधी बिहार में अपनी वोट की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, वोट के अधिकार की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये ज्ञानेश कुमार के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। ये शेड्यूल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया। शेड्यूल तो बहुत समय से ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष से पूछकर ही चुनाव आयोग तैयार करता है। तो उनकी फोटो आ रही है जिसमें वो शॉल पहना रहे हैं अमित शाह को, और ये खुला रहस्य है कि वो अमित शाह के आदमी है। और जब देश का आम आदमी ये चर्चा करने लगे कि ये अमित शाह का आदमी है या फलाने का आदमी है, तो ऐसा आदमी अगर संवैधानिक पद पर बैठा है तो उसकी साख तो उसी दिन खत्म होगी। अब किस किस को रो, पुरानी कहावत इंसान किस किस को रोएगा आदमी। अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक ऐसे हवाई जहाज में बैठ के प्राइवेट जेट में जिसमें उसी सरकार के मंत्री थे। तो किसी को किसी बात की शर्म रही नहीं। सब पतन की पराकाष्ठा है, और पतन की पराकाष्ठा के साथ पतन की प्रतिस्पर्धा है
कि अगर राजीव कुमार ने पतन किया है बतौर चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने उसको आगे ले जाना है। तो ऐसे दौर में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कैसे उम्मीद कर सकते हैं? विपक्ष जितना जो कुछ कर सकता है कर रहा है, और चुनाव आयोग के जो मापदंड हैं वो अलग अलग हैं। अब आप ज्ञानेश कुमार की भाषा देखिए कि एक सड़क साफ टुच्चा सा आदमी, लफंगी भाषा है। क्या कह रहे हैं वो राहुल गांधी को? राहुल गांधी कोई छोटी चीज़ है क्या? वो भी संवैधानिक पद के पे बैठे हुए, प्रोटोकॉल में भी उनसे बड़े हैं जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए। वो कोई राह चलता आदमी थोड़ी है। आप उसको ये कह रहे हैं कि अब इसके सामने विकल्प ये है, या तो हलफनामा दो, माफ़ी मांगो 7 दिन के अंदर, और नहीं तो हम इलाज करेंगे, और भक्तों में खुशी की लहर। और बोलो तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वो लोग जो इस देश में ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को जलील किया जाए, अपमानित किया जाए, उनको तो खुशी होगी, नेचुरल सी बात है। लेकिन वो खुश होते ये भूल जाते हैं कि जो आज कांटे बोए जा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते में भी तकलीफ देंगे उसी तरह के। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल 2 संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों का है। एक तरफ भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का जो नेता है अपनी संवैधानिकता के साथ हुए एक जिम्मेवारी से अपना कार्य निभा रहा है, जो उसको दिया गया। जनता ने कहा कि आप विरोध करो, आप विपक्ष में हो तो विरोध ही करेगा। उसको ये थोड़ी कहा गया कि तुमने नारे लगाने या जिंदाबाद करनी है। और दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं उनका पद भी संवैधानिक है। तो ये 2 संवैधानिक पदों के बीच की बात है, और हमने उनके आचरण पे टिप्पणी करने का हमें मौका मिला, वो जो हम कर रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार ने जितनी भी सामाजिक संवैधानिक मर्यादा है उन सबका उल्लंघन किया, उल्लंघना की है। और जो जिस तरह से कहते हैं उनके चेहरे के भाव आप देख सकते हैं आराम से। वो एक अच्छे नेता बनने के गुण तो वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी कोई बिल्कुल साधारण सा आदमी है, डांट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो इतना बाहियात किस्म का आदमी है ये ज्ञानेश कुमार। और मुझे तो अफसोस होता है, मैं कल बैठे बैठे देख रहा था कि राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और उससे पहले एक थे सुशील चंद्रा, तो मैं इनके प्रोफाइल पढ़ रहा था। मुझे शर्म ही आई कि तीनों मेरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। अच्छा। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है, कहीं बिजनौर से ना। हाँ, अगर मैं सोचता हमीरपुर या लखनऊ साइड गया तो फिर भी थोड़ा सा बचा लेता अपने आप को। दुर्भाग्य ये है जो आप कह रहे हो ना बिजनौर, एक तो चंदौसी के हैं, वो मेरे पड़ोस में है। अच्छा। एक हसनपुर का है, और तीसरा ये आगरा का है। ओहो। ये जो है ज्ञानेश कुमार, तो इनका नाम तो ज्ञानेश कुमार है, लेकिन ये पैदा आगरा में हुए थे। और आगरा के में बहुत अच्छे अच्छे महान लोग पैदा हुए हैं, मैं उनके अपमान नहीं कर रहा, लेकिन आगरा किसी खास चीज़ के लिए विख्यात है इस देश में, कि जो आदमी की मानसिक क्षमताएं चुक जाती हैं तो लोग कहते हैं कि इसको आगरा भेज दो। अब जिसका जन्म ही आगरा में हो रहा है, आप सोच के देखिए कि हम कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञानेश जी के लिए, जबकि लेकिन ही डिजर्व्स। आम भारतीय का चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं होता था। मुझे चुनाव कराता था, जब मैं उनके लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस पर आक्षेप लगा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं उस आदमी के लिए। बोला इतना घटिया आचरण, भाई तेरी औकात क्या है? यू आर ए सिविल सर्वेंट यार, नथिंग एल्स। और तुमने रिटायर होके जाना है और इतनी बड़ी बात कर रहे हो। मैं कहूँ नरेंद्र मोदी कहे तो समझ में आती है, कोई पॉलिटिकल आदमी कहे फिर भी समझ में आती है, कोई चीफ मिनिस्टर लेवल का। तो तुम्हारा क्या स्तर है? और फिर तुम जो बाहियत बातें कर रहे हो, उसमें कल ऐसा हुआ कि जो तथाकथित गोदी मीडिया के भी लोग हैं उन तक ने प्रश्न किए, और कुछ पत्रकारों के सवालों पे ही चर्चा हो रही है। सुधीर चौधरी और देवांग के सवालों पे चर्चा हो रही है। हाँ, एक वो ठाकुरता है, क्या नाम उनका? संदीप चौधरी है। हाँ, उन्होंने ठाकुरता ने सवाल तो पूछा शब्दों में जी, और ज्ञानेश जी ने जवाब दिया अंकों में 279, अगला पूछ लो। उनके तो जवाब ही नहीं थे। तो अभी कहीं कल मैं सुन रहा था कि जो राजीव कुमार थे वो तो शायर थे, कविता करते थे, बोले ये कथाकार है। अच्छा। इन्होंने कहानी बुनी है तरह तरह की। अब इनको रिटायरमेंट के बाद लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं, साहब राज्यसभा की सीट सुरक्षित कर ली है उन्होंने, या किसी और पद पे बने रहेंगे। उनको जरूरत क्या, सबसे बढ़िया पद पे तो है। लेकिन दुर्भाग्य और लानत की बात है कि अगर इस स्तर के लोग जिन्हें हम अपना भाग्य विधाता मानते हैं, और एक ज़माने में सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो सच में केंचुए हैं,
ये केंचुए ही पैदा हुए थे, केंचुए के रूप में ही मरेंगे। नहीं, ज्ञानेश जी को देख के अब वास्तव में ऐसा लगता है कि क्यों सरकार ने ये व्यवस्था करी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं होने चाहिए। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये व्यवस्था तो की, उन्होंने एक व्यवस्था और कर रखी है। एक कानून पास हुआ था जिसके बारे में कम चर्चा होती है कि इन लोगों पे कभी भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एक लीगल इम्यूनिटी भी इन्होंने ले रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये व्यवस्थाएं क्यों करी? पहली व्यवस्था के अंदर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो चुनाव आयोग का व्यक्ति होगा वो हमारा होगा, होना वैसे भी उनका ही था। सिविल सर्वेंट भी क्यों फिर बीजेपी के लीडर्स को अपॉइंट कर होना तब भी उनका था, लेकिन पूरी बेशर्मी से उन्होंने अपना पिट्ठू वहां तैनात करना था। नंबर 2, उसको ये इंश्योर किया कि तू कुछ भी कर, तेरे पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था अगर राजनीतिक लोगों ने की है, सरकार ने की है, तो आप उसका अनुमान लगा लो कि उनसे क्या काम किया जाएगा। और इनको जो ये भाषणबाजी कर रहे हैं ना, डांट लपट और ऐसा आचरण कर रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि उनको एक लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है कि उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। लीगल इम्यूनिटी अगर दी हुई है सर, वो लीगल इम्यूनिटी जब सरकार बदलती है तो वापिस भी तो ली जा सकती है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कानून बना उस कानून को नल एंड वाइड करके आप दूसरा कानून बना सकते हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? तो अब समझ में नहीं आता कि आप ये देखें कि राजीव कुमार की इनकी एजुकेशन वगैरह भी मैंने चेक की। अच्छा। तो ये सब IIT से निकले हुए इंजीनियर हैं। और तो ये जो जिन संस्थानों से पढ़ के निकले हैं उनका भी अपमान कर रहे हैं। उनको भी बेहतरीन संस्थान है जी, टॉप के इंस्टीट्यूशन है और नेहरू जी द्वारा बनाए गए हैं। जिस समाज से आ रहे हैं वहाँ भी अपमान का कारण बनेंगे। समाज को इन लोगों से कोई, आप अच्छा काम करोगे तो समाज आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर आप रेंगोगे सरकार के सामने, इस तरह का आचरण करोगे, तो मैं जैसे मान लीजिए किसी खास कस्बे के रहने वाले, वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे। तो अपने परिवार की मर्यादा का ख्याल नहीं है, समाज की मर्यादा का नहीं है, संविधान की कोई ख्याल नहीं है। मर्यादाओं से तो ऊपर उठे हुए लोग, जिन संस्थानों से पढ़ के निकले, ना उनकी मर्यादा का ख्याल है, ना इनको इस चीज़ की चिंता है कि आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारा कैसे आकलन करेंगी। तो भाषा की दृष्टि से भी और कंटेंट की दृष्टि से भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बहुत ही लज्जा पैदा करने वाली थी, शर्मसार होने वाली थी। लोग तो सर संदीप चौधरी और देवांग की आपस में जो ABP न्यूज़ पे जो चर्चा हो रही है, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब तो चैनल भी बोलने लग गए हैं इनके। ये बोलना पड़ेगा, एक लिमिट है। आप ये देखिए कि अभी एक अपने गोदी मीडिया की हैं वो पत्रकार, उनकी एक रील आ रही है, शायद सुनीता अवस्थी या कुछ करके ऐसा, तो वो उसमें कह रहे हैं हम मजबूरी में गोदी मीडिया हैं। मतलब बंदा रोने वाला है कहते हुए, तो बोला हम मन से नहीं है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन हम जिन संस्थानों में काम कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक शक्ति केवल और केवल सरकार पर निर्भर है। तो वहाँ भी इस ऐसे लोग पैदा होने लगे जिनको ये लग रहा है आफ्टर ऑल आप ये अपना काम करके जब लौटोगे, मोहल्ले में घूमोगे, अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, समाज के और हिस्सों में जाओगे, तो तुम्हें अंदर तो अपराध बोध रहता ही है कि मेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं। तो उस पत्रकार ने, अवस्थी ने जो ये कहा है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सच्चाई सबके साथ है। ये जितनी एंकर नहीं वहाँ रात को हाथ पांव मारती है ना इधर उधर, इनको भी पता है। और मुझे तो ये लगता है कि इनके परिवार के लोग भी इनको कहते होंगे कि बेटा बहुत हो गया, क्यों ऐसी हरकतें कर रही है, क्या जरूरत है। आज अगर कुछ थोड़ी सी अगर कहीं बचाव हो सकता तो लोक लाज से हो सकता है कि समाज ही धिक्कारे ऐसे लोगों को। पर समाज में भी सर इन्होंने ऐसा काम कर दिया जी, देखो काम धंधे सबके फिटे हुए हैं जी, भारत की अर्थव्यवस्था का सबको पता है क्या हाल है, ऊपर से ये करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे के जिंदा रखे हुए हैं जी। अब दिक्कत क्या है कि देश में ऐसे बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी हो गई है जो इस भय से भी कांप जाते हैं कि कहीं हमारा 5 किलो बंद ना हो जाए, तो वो उनके सेंटीमेंट का फायदा उठा रहे हैं सर बेचारों के। हाँ, तो राजनीतिक व्यक्ति हमेशा अपने मतदाता की या जो एक ग्रुप है वोट बैंक है उसकी सुरक्षा का तो लाभ उठाता है वो। अब ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि जो सरकार उनको दे रही है, लेकिन जैसा भी है वो कहते हैं ना कि मुफ्त में मिले राशन तो पल्ले में ले ले, और तेल मिले तो उसमें ले ले। तो हालांकि तेल वो बेकार हो जाता, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुफ्त में चीज़ें मिल रही हो तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली, एक तो लाभार्थी, ऊपर से ये हिंदू राष्ट्रवाद, और ऊपर से फिर समुदायों में एक दूसरे का वो जो सामाजिक विभाजन है, तो उसके सहारे ही सारी चीज़ें चलती हैं।
अब देखो ना कि अभी मनीष सिसोदिया का बयान भी आ गया, वो तो मनोहर लाल खट्टर से 4 कदम आगे बढ़े कि सामद आमद दंड भेद, झूठ कैसा भी हो, लड़ाई हमें करनी पड़े, हिंसा फैलानी पड़े, हमने चुनाव जीतना है। तो अगर राजनीतिक दलों ने अपना लक्ष्य ही केवल चुनाव जीतना बना लिया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल इस देश में आने वाला। उनको देख लिया ना, ये जीतने नहीं देते बीजेपी वाले जी, ये तो उनसे 4 कदम आगे हैं। वही बस यही तो शुरुआत है, यही तो प्रॉब्लम है, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया यही तो है। और दूसरा, भारत के लोग देख लो सर, आप अच्छा कितना ही बढ़िया कैंडिडेट खड़ा हो जाओ, उसको वोट ही नहीं देते। वोट देना है इनको, पैसे वाले लोगों को। हाँ, लेकिन अगर आपने इसको अपने राष्ट्रपिता को जैसा भी मानते हो, नकली ढंग से, या महात्मा गांधी को, उनका रास्ता तो अलग है। फिर अब तो नाथूराम गोडसे का वो दौर है, अपना रास्ता नहीं बदलते थे। अब तो नाथूराम गोडसे को ज्यादा मानते हैं लोग। नाथूराम से ऊपर तो अब अपने सब वीर पुरुष आ गए, वो सावरकर कर दिया गया, लेकिन उनका भी सरकार देते, अटका देते फोटो, उसमें क्या दिक्कत थी? आ जाएगा, आप बिल्कुल आप चिंता न मत करो इस बात की कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं रही तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 29 और 5 34 2034 में ये भी हो सकता है कि बाकायदा घोषित कर जाए कि नाथूराम गोडसे ही हमारे राष्ट्रपिता है। आपने तो जैसे इमरजेंसी का भी दौर देखा है सर, आप जैसे जो इस तरह की संस्थाएं हैं, भारतीय चुनाव आयोग है, जैसे ऐसी संस्थाओं की जब साख गिरती है जनता के बीच में, और देश में करोड़ों लोग जब ये मानने लग जाते हैं कि ये धूर्त और मक्कार लोग हैं, ये अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, तब देश किस दिशा में चलता है? देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी आपातकाल के बाद में, तो उन्होंने कई पुख्ता व्यवस्थाएं की थी कि एक तो ये क्या था कि दोबारा से इमरजेंसी ना लगे, और जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना वजूद उनका कायम रखे, उनका जितना भी संभव हो सकता था उन्होंने करा था। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास होता है ना, जब भी नई दूसरी बार सत्ता में आता है, जब भी तो नए तरीके ईजाद करता है। अब आपको आप देख लो ना, कहीं इमरजेंसी तो नहीं लगी देश में, इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप और हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा। रवीश कुमार जैसे बड़े लोग हैं जो बैठे हैं पत्रकार, वो भी आलोचना कर रहे हैं, उनको बहुत लोग कर रहे हैं जी। उसके बावजूद भी खौफ है। ये कौन सा डर है? लोग कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मतलब ऐसी संकेत अब नए तरीके इजाद किए गए हैं, वही कि पहले किसी एक आदमी को एक उदाहरण बना दो ईडी सीबीआई भेज के, तो वो डर ना नीचे ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाता है कि यार जब वो तो पावरफुल आदमी उसके साथ ही हो रहा, तो हमारी औकात क्या है। तो ये डर को जन जन तक पहुंचाना, भय को, भयग्रस्त लोग हैं। हाँ। ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी कायम रखने हैं जो सरकार की आलोचना करें और उनको कुछ मत कहो। हाँ। ताकि दुनिया को ये लगता रहे डेमोक्रेसी है। यही तो धूर्तता है अभी। बहुत हर आदमी, मतलब कोई भ्रष्ट आदमी है और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आता है, वो भी भ्रष्ट है, तो पहले वाले के तरीके नहीं अपनाता, वो नया तरीका अपनाता ताकि उसके वो पकड़ में ना आए। तो ये नए तरीके हैं। और मुझे तो दुख ही हो रहा है कि जब कभी भी ये व्यवस्था बदलेगी तो जो नए लोग आएंगे वो नए तरीकों से आएंगे, वो कुछ और तरीके ईजाद करेंगे। अल्टीमेटली इस जनता को भोगना पड़ेगा सारा का सारा। और हैरत की बात यह कि जनता पर कोई असर ही नहीं है। नीरव बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, मैं तो रोम बंसी बजा रहा है। रोम का मतलब जनता बंसी बांसुरी बजा रही जैसी भी है, कुछ नहीं है ना। और नीरव उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है। इस देश में कभी हम, हालांकि पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, इस देश में कभी ये चर्चाएं नहीं होती जी कि अच्छे शैक्षणिक संस्थाएं क्यों नहीं खुल रही, अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही, मतलब अच्छे रोड यहाँ पे, अच्छी सुविधाएं। अब एक किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे डाल रखा था कि भारत में गड्ढों की समस्या बीजेपी सरकार में नहीं है, करण के रथ का पहिया भी गड्ढे में अटक गया था। ये मतलब बहुत पुरातन पंथी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। 11 वर्षों में आपने कोई एक उदाहरण मुझे या बता दीजिए जब किसी नई आईआईटी, नए आईआईएम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जबकि वो उन्होंने संख्या बता दी कि हर महीने इतनी खुल, एक यूनिवर्सिटी खुल रही है हर महीने, है ना, सिवाय वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के अलावा, या कुछ पुलों के पे जाके खाली लोगों को हाथ हिलाना। किसी वीडियो कोई बहुत विश्व स्तरीय कोई चीज़ आपने बनाई हो, उसका कोई उद्घाटन हुआ हो 10-11 वर्षों में, तो बताओ। तो ना हेल्थ पे फोकस है, ना एजुकेशन पे फोकस है, अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई व्यवस्था आप नहीं कर रहे, है ना। रोड पे फोकस है क्योंकि वो टोल है, उसके एक सिस्टम है, उससे माल आता है और व्यापार बढ़ता है। व्यापार ही उनकी प्रायोरिटी है। भारत को शुरू में ये कहा है कि वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है,
और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ धंधा नहीं करेंगी सरकारें, यहाँ आम लोगों को राहत पहुँचाएंगी, उनकी हेल्थ का, उनकी एजुकेशन का, उनके जो बुनियादी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। और अगर समाज में कोई वंचित तबका है उसकी मदद भी करेंगे। तो यहाँ उनको तो कहते हैं मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, फ्री बीज दे रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से जलील कर रहे हैं। देखिए सर, आप प्राइमरी लेवल से आप देख लीजिए सर, एजुकेशन कितनी महंगी होती जा रही है, लेकिन लोगों को कोई मलाल नहीं है इस बात का। महंगी होती जा रही है, स्कूल लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर पूरे देश में ही आ गया सर, सरकारी स्कूलों को बहुत ही बुरी व्यवस्था और है। बहाना नहीं देते हैं जी वहाँ पे ना पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नहीं आ रहे, वो विद्यार्थी लाने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आप स्कूल अच्छा करोगे तो विद्यार्थी तो आएंगे। अगर आपके पास दृष्टि नहीं, मैं बताया वो चौधरी देवीलाल को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हरियाणा में उन्होंने ये कहा कि एक घुमंतु जाति का जो भी बच्चा स्कूल जाएगा उसे 1 रुपया दूंगा, रोज देंगे। कहाँ से आई आइडिया? संख्या बढ़ गई थी स्कूलों का हाल तो बहुत ही तो आपको उनको प्रमोट करना पड़ेगा। और आज के दौर में कौन है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता? आप सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में जाके उनकी ओपीडी की लाइन भी देख लो ना सर। हाँ बिल्कुल। तो इलाज तो छोड़ो, एक डॉक्टर एक मरीज पे 1 मिनट भी नहीं दे पा रहा जी। हाँ। 1 मिनट भी, मतलब इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, इलाज है नहीं जी। तो क्या होगा पता नहीं, राम जाने इस देश का जी। हाँ तो अब तो भागवत, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। और चलो ये तो कोई कांग्रेस का नेता या और अन्य विपक्षी दल का नेता कहता बात, तो ये भागवत की भी नहीं सुनते क्या जी? मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी इस तरीके की बातें करते हैं और फिर उनके हिसाब से 1-2 चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अब कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है ये मोहन भागवत जी की चॉइस है। अच्छा जी, वो संघ के एकलव्य हैं। हाँ, पुराने एकलव्य। वहाँ भी कोई डील चलती रहती है। उनका भी कल ही जानबूझ के अनाउंसमेंट हुआ था कि वो थोड़ा विपक्षी दलों की जो वोट अधिकार यात्रा है ना, उसमें बड़ी चर्चा हो रही है कि किसी ने सोचा था कि ये नाम आएगा। तो कोई क्या किसी ने सोचा था नायब सैनी का नाम आएगा, किसी ने सोचा था भजन लाल जी आएंगे, किसी ने सोचा था मोहन यादव आएंगे। ये यहाँ पे ऐसे ही आते हैं जी। और ये सब मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक देखो किसी को नहीं पता चला मोदी ने क्या मारा कि सब सोचते रह गए हैं, सबके अनुमान फेल। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई पन्ना प्रमुख ना बन जाए हरियाणा से। हाँ, बना दो जी उसको, बहुत ही इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? पता चला हमारे आसपास के मोहल्ले से कोई बना दिया, वो बना दो, क्या फर्क पड़ता है? तो मजाक बना रखा है। और चुनाव आयोग को किसको कहें कि उसको क्या करना चाहिए? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप पता नहीं क्या हाल हो ऐसे देश से, समझ नहीं आ रहा जी क्या हो। चर्चाएं करते रहो, सबको सब पता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा कुछ। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं दोस्तों कि हम चर्चा करते रहेंगे। आप सराहना करो, गाली दो, आपकी मर्जी, हम तो अपनी आदत से मजबूर, हम तो करते ही रहेंगे जैसा भी है। लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को लेकिन फिर भी रात को सोते वक्त जब चारपाई पर जाओ तो 5-7-10 मिनट चिंतन कर लिया करो, है ना? क्योंकि ये देश है तो हम हैं, और देश की व्यवस्थाएं भी हमने ही खड़ी की हैं। हाँ। आज इन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है, ऐसा नहीं है कि चिरकाल तक। आप ये देखिए, अब सिर्फ बांग्लादेश में कभी शेख हसीना जी ने सोचा होगा कि ना कुछ नहीं, वहाँ भी चुनाव आयोग ऐसे ही बिहेव करता था जी। एक सलाह दे रहा हूँ कि एक बार सोने से पहले खड़े होकर 3 बार भारत माता की जय जरूर बोला करें, और सुबह उठने के बाद भी 3 बार भारत माता की जय बोलें, शायद कुछ कल्याण हो जाए। आप जरूर बताएं भारतीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितना संतुष्ट हैं दोस्तों। 2 शब्द आपके प्यारे से भारतीय चुनाव आयोग के लिए जरूर आप कमेंट में दर्ज कराइए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।